वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम अकेडमी। आई नो आज मुझे आते ही जो है एग्जाम का रिव्यू शेयर कर देना चाहिए था, बट यस कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज भी आए हुए हैं टेलीग्राम पर कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और रिव्यू शेयर कर दो। सो थैंक यू फॉर दैट कि आपको याद है कि आज मेरा एग्जाम था। मैं आपके साथ अब अपना रिव्यू शेयर करती हूँ और डेफिनेटली मैं हर एक सेशन में कैसे है, क्या है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके का पेपर आ रहा है, वो डेफिनेटली आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगी। और वहाँ पे अध्ययन मंत्रा के जो सर हैं वो भी आए हुए थे, बट मैंने उनसे नहीं बोला कि आपका पढ़ाया हुआ ही सारा एग्जाम में आया है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था उनका। उनसे भी मैंने किसी से कोई कोचिंग कोर्स वगैरह नहीं लिया था, तो मैंने उनका पढ़ा नहीं था, तो मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बाकी ठीक है, ओवरऑल एग्जाम जो था ठीक था। देखो, पहले अगर हम एग्जाम की बात करें ना, तो एग्जाम जो है इजी तो नहीं है। ठीक है, जिन्होंने हो सकता है जिनका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है उनको पेपर इजी लग रहा हो, तो आप ये सोच के मत जाना एग्जाम इजी है। नहीं, एग्जाम इजी नहीं है, एग्जाम इजी टू मॉडरेट है। सेकेंड चीज कि अगर 180 क्वेश्चन है और हमें लगता है कि 3 घंटे हैं, 180 क्वेश्चन जो है इतने टाइम में हो जाएंगे, तो नहीं हो पाते। क्योंकि हम क्या सोच के चलते हैं कि हम कम से कम एक बार सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से कर लें और उसके बाद सारा पेपर पढ़ लें, मतलब रिवीजन हो जाए, सबका एक बार देख लें कि हमने क्या लगाया क्या नहीं। बट वो वैसा ना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन जो है ना बहुत मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बताती हूँ जैसे कैसे है। जैसे कि मान लो आपको एक वर्ड दिया हुआ है विजडम, जो मेरे ही आज एग्जाम में आया था और सुबह के फर्स्ट में भी आया था। ये जैसे विजडम आपको एक वर्ड दिया हुआ है, तो विजडम के 4 सिनोनियम्स आपको दिए हुए हैं। तो विजडम के 4 सिनोनियम्स हैं, इनमें से कौन सा इसका सिनोनियम्स है, जो होगा आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। तो यूजुअली पेपर में यही होता है कि जो आंसर है वो आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है विजडम, फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सिनोनियम जो भी होगा इसमें से, तो कौन सा है। मान लो आपने थर्ड चूज करा है, फिर उसके बाद दोबारा से 4 ऑप्शन है कि 3 2 1 4, वो भी एक साथ नहीं है, मतलब वो भी सीरियल में नहीं दिए हुए 1 2 3 4 नहीं, वो भी आपको घुमा के दिए हुए, मीन्स 3 2 1 4। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको अटेंटिव होकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है, और यहीं पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मान लो इसका आंसर है कि जैसे परो जमा उपकार क्या होता है, परोपकार होता है ना, तो हम डायरेक्ट परोपकार पे लगा देंगे। लेकिन नहीं, 4 ऑप्शन है, आपने देखा कि इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा है, अच्छा आपका ऑप्शन दूसरा है, तो फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर से आपको देखना है कि अब कौन सा। जैसे उसमें 3 2 1 करके दिया हुआ है, तो आपका 2 था, तो फिर आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट करोगे। अब 2 आपका कोई से भी नंबर पे हो सकता है, चाहे चौथे पे चाहे पहले पे। तो इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं हो रहा, बस ये प्रोसेस थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम यहाँ पे हमारा ज्यादा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ले करके चलना है कि इस तरीके से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस वजह से यही एक चीज है कि पेपर ना लेंदी हो जाता है। लेंदी भी नहीं, टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर हमको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है पेपर, टाइम ज्यादा ले रहा है, तो हमें वो अपने आप ही लेंदी लगने लगता है। तो सेम यही हुआ, मेरा पूरा पेपर हो गया था टाइम से, मैं पूरा पेपर रीड भी कर पाई, बट थोड़ा सा अगर 5-6 मिनट भी इधर उधर होते ना तो नहीं रिवीजन हो पाता, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन चीज़ों में। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर सेक्शन में जाने पे, चेंज करने में वो टाइम लग रहा है, तो आप थोड़ा सा मेंटली स्टेबल होके जाना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम जाएंगे तो हमें इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो उस जो इंग्लिश होगी ना, उसमें आपको कोई भी अनसीन पैसेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसमें आपका एक वॉइस का क्वेश्चन होगा, एक वॉइस का क्वेश्चन था, एक एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन नरेशन से थे, मतलब एक्टिव पैसिव और एक नरेशन से हो गया एक क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके फ्रेजल वर्ब से थे। ठीक है, एक तो था ब्रिंग अप, मीन्स कि मल्टी ऑप्शन थे, ब्रिंग अप, ब्रिंग टू, ब्रिंग इन, ब्रिंग अपॉन। तो 4 ऑप्शन थे और आपको चूज करना था कि फिलअप में आपका कौन सा आएगा, तो वो चारों ब्रिंग को ही लेकर के थे। ठीक है, ब्रिंग इन, ब्रिंग अप, ब्रिंग अपॉन और ब्रिंग ऑन। तो 4 ऑप्शन ब्रिंग पे थे, 2 फ्रेजल वर्ड पे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जो आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग में ग्रामर है, हल्की सी ग्रामर है, ज्यादा डिटेल में भी ग्रामर नहीं है, 2 प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है। इस तरीके से ही 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और क्लॉजेस से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जो होता है ना नाउन, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, अगर आप लोगों ने प्रिपेयर किया है क्योंकि आया है पहले पेपर में तो अच्छी बात है, बट यस आज की मेरी शिफ्ट में कोई भी एक भी क्वेश्चन क्लॉजेस का नहीं था। ठीक है, तो जब ये 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, इसके बाद आती है 10 नंबर की हिंदी। तो यस, इस 10 नंबर की हिंदी में यहाँ पे अनसीन पैसेज था, आपठित गद्यांश हिंदी में था, इंग्लिश में नहीं था 10 नंबर की में, लेकिन यस हिंदी में था। हिंदी में था और वो भी ऊट पटंग से ही था, अजीब सा ही था। मीन्स पैसेज में दे कुछ रखा है और पूछ कुछ और रखा है। मीन्स कि आपको क्या है, अगर अनसीन पैसेज है, अगर आप सोचो
कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है और डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे तो नहीं, थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ेगा, फिर फाइनली आंसर तो मिल ही जाएंगे। बट डायरेक्ट एक्सपेक्ट करूँ कि आपको लाइन एज इट इज मिल जाए उसमें लिखी हुई, तो अनसीन पैसेज में वो नहीं होगी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज में थे, 5 नंबर की थी, और यहाँ पे 5 नंबर आपके ग्रामर से थे, जिसमें एक क्वेश्चन तो संधि का ही था कि परो जमा उपकार क्या बनेगा। परोपकार बहुत सिंपल सी संधि थी और ना संधि के कोई भी भेद नहीं थे, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, ऐसा कुछ भी नहीं था। समास से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और हाँ, आपको विलोम शब्द में से गलत युग्म चुनना था, जैसे कि आपको 4 विलोम शब्द दिए हुए, जैसे उल्टा, सीधा, लंबा, ऊंचा करके आपको गलत चुनना है कि गलत कौन सा है। सेम ऐसी एक पर्यायवाची के साथ था, और सेम एक ऐसी विलोम शब्द पर्यायवाची और एक था वचन बदलों के साथ। 3 क्वेश्चन इसके थे, 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के थे, एक क्वेश्चन संधि का था, और एक क्वेश्चन ये था कि मीन्स एक पूरे आपको एक दिया हुआ है सेंटेंस पूरा, आपसे पूछा हुआ है ये क्या है। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि तेज, वाक्य में जो तेज है वो क्या है। तो ये इस तरीके के 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूरे हो गए। ठीक है, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी यहाँ से पूरी हुई। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन था जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में 2 हिस्ट्री से क्वेश्चन थे और 2 आर्टिकल पूछे हुए थे। 4 क्वेश्चन ये थे। 2 आर्टिकल भी कौन सा पूछा था मेरे को याद है तो मैं बताती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों को बोला गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दो, है ना, हमने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी है। तो उसके लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। तो एक तो क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन था कि जब हिस्ट्री में वो जेम्स किंग आए थे ना, 11th किंग आए थे, तब यहाँ पे क्या बनाया गया था। तो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका आंसर था। 2 क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से, एक क्वेश्चन आर्टिकल से ये था, और एक क्वेश्चन आर्टिकल से एक और था कि वो जो 17वां होता है ना, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल, वो एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, घुमा के आपको दिया होता, डायरेक्ट आर्टिकल नहीं था मतलब, पर आर्टिकल 17 क्या कहता है ये था उसका क्वेश्चन। और एक हिस्ट्री में क्वेश्चन ये था कि कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसको लड़ने के बाद अंग्रेजों का मतलब क्लियर हो गया कि हाँ वो यहाँ पे रूल करने वाले इंडिया में। तो बहुत इजी सी लड़ाइयाँ थी। हल्दी घाटी का युद्ध था, पानीपत का युद्ध था, तराइन का युद्ध था, और एक था प्लासी का युद्ध। तो आपको भी पता है 2 ही मेन लड़ाई रही है अंग्रेजों के लिए, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन में प्लासी का युद्ध था, तो प्लासी का युद्ध इसका आंसर था। बाकी 3 तराइन, हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब अंग्रेजों के साथ तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ऑप्शन से भी आप लोग गैस कर सकते थे, ये आसान थे। और 2-3 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर में एक बुक से रिलेटेड है, बट एक चीज मैंने नोट कर ली है, बुक ना बड़ी रैंडम दे रहे हैं। जैसे आप सोचो ना, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछिए वही सेकंड में पूछ लें, जो कल पूछिए वो आज पूछ लें, नहीं, बुक तो कहीं से भी उठा के दे रहे हैं। कोई एक बुक थी, उसको कोई प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, तो पूछा इसको कौन सा मतलब प्राइज, इनको कौन सी बुक के लिए प्राइज मिला हुआ है। एक राइटर का नाम था और उनको बोला कि इनको कौन सी बुक के लिए प्राइज मिला था, ऐसे। तो ये रैंडम ही एक बुक थी। और डेफिनेटली वो जो अवार्ड हो रहे हैं फिल्म सिटी वाले, गोवा में जो हुआ है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, वो जरूर देख करके जाना। ठीक है, उसमें से भी एक क्वेश्चन था। और एक डेट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कल की शिफ्ट में ये आया था कि मिल्क डे कब मनाया जाता है ना, मिल्क डे कब मनाते हैं, ब्रेल दिवस कब मनाते हैं। तो एक दिनों से क्वेश्चन जरूर कर लेना, करंट अफेयर में आ ही रहा है तो डेफिनेटली ये सारे ही दिन कर लोगे तो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा 10 नंबर का करंट अफेयर। और फिर है 5 नंबर की रीजनिंग, बहुत सिंपल सी रीजनिंग है, आराम से कर लोगे, कोई इशू नहीं है। सिंपल से एक वेन डायग्राम वाला सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, और एक इधर मुड़ा उधर मुड़ा दायां बायां मुड़ा, एक ये क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था, और 2 क्वेश्चन थे डायरेक्ट वेन डायग्राम से। ठीक है, और मतलब बहुत सिंपल से हैं, आप आराम से कर लोगे, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। ये ऐसे कि दिमाग खा रहे हैं, नहीं, ये इससे ऊंचा है वो उससे बड़ा है लंबा है, इसका तरीके से करके 5 नंबर का क्वेश्चन था। फिर कंप्यूटर है। कंप्यूटर मुझे जो मैंने रिव्यू सुने थे कि बहुत इजी आ रही है, बहुत आसान सी आ रही है, तो मैंने ऐसी एक्सपेक्ट करी थी, बट एक भी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन नहीं था मेरी शिफ्ट में, तो नहीं था। वैसे बोल रहे थे कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक भी नहीं था। और एक की पूछा हुआ था कि जो क्या नाम था, सिया, हाँ सिया है, वो कुछ कर रही है, मतलब अपर लाइन और लो केस और अपर केस में उसको लिखना है, तो वो एक मैजिक की का यूज करती है, तो वो मैजिक की कौन सी है। तो कंप्यूटर का तो मुझे सी भी नहीं पता था, मुझे वो मैजिक की नहीं पता थी, आई गेस आप लोग बता पाओगे। ऑप्शन थे इंसर्ट था, दो की तो नहीं थी, एक तो देखो स्पेस था, एक इंसर्ट था, एक नंबर लॉक था। ठीक है, और एक कैप्स लॉक था। तो नंबर लॉक तो नहीं था इसका आंसर, एंटर इंसर्ट हो सकता था या कैप्स लॉक हो सकता था, आई गेस ये चारों उसके ऑप्शन थे। तो कंप्यूटर भी मुझे तो लगा मेरे लिए थोड़ी सी टफ थी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर नहीं आती थी। और एक इनपुट आउटपुट से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, और शॉर्टकट कीज से भी कोई क्वेश्चन नहीं था।
और रैंडमली ऐसे क्वेश्चन थे कि मीन्स यूटिलिटी डिवाइस क्या होते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यूटिलिटी डिवाइस का था, वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंप्यूटर खत्म होती है। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा चाइल्ड वाला पार्ट, ठीक है। बच्चों का पेडागोजी वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो पहले 15 नंबर का आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो उसमें आपकी ठीक ठीक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लेवल बहुत ज़्यादा टफ है और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा ईजी है। अब सब कह रहे हैं ना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, पढ़ाया हुआ आ रहा है, तो पता नहीं कहाँ से पढ़ाया हुआ आ रहा है, बट ईजी नहीं है। 2 क्वेश्चन तो आप नेग्लेक्ट कर दोगे आराम से कि हाँ ये तो आंसर नहीं होगा, बट यस 2 क्वेश्चन में आप फंसोगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना, जहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं 70-80% उसको ही टिक करना। तो फर्स्ट जो आपका पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसमें आपसे बस यही रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे बच्चों से रिगार्डिंग। मीन्स आप उसमें रख के सोचना कि अगर आप बच्चों के जगह अगर आप होते तो आप उस टाइम पे क्या करते या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर था। फिर उसके बाद एक फिर से 15 नंबर का पार्ट आएगा हमारा। उसमें जो है आपको बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पूछी हुई हैं। उसमें तो आपको बच्चों की जगह रखना था, इसमें कुछ चीज़ें थी। तो इसमें एक क्वेश्चन गलत था, वो क्वेश्चन ही गलत था। एक्चुअली सब वहाँ पे इसका सोच रहे थे ये आंसर होगा ये आंसर, बट वो क्वेश्चन गलत है। और वो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है, तो इसके ऑप्शन थे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज से मुझे याद है। ऑटिज्म था, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है। ऑटिज्म, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। तो ये आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा कि नीचे की जो 3 है वो तीनों तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, तीनों ही लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म जो है लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। तो इसकी जगह क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे नहीं नहीं था। और 3 तो उसमें है ही लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन के मार्क्स फिर सब बच्चों को ही मिलने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और बच्चे कह रहे थे डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया होगा, बट तीनों ही लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, ठीक है। और एक नहीं है, ऑटिज्म नहीं है। फिर इसमें ही हमसे इसी में 15 नंबर के पार्ट में हमसे पूछा था बच्चों के व्यवहार से रिलेटेड कि अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा डिप्रेशन में है, एंजाइटी उसको हो रही है, तो आप कैसे पहचानोगे। मीन्स कोई बच्चा मेंटली परेशान है, आप उसको कैसे पहचानोगे, उसके बिहेवियर से, उसकी एंजाइटी से, या जो उसको थोड़ा सा एंजाइटी अटैक पड़ेगा, ठीक है, उससे। तो कुछ ऑप्शन ऐसे करके थे। फिर इसमें ही लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकार नहीं है, ठीक है। उसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 3 मानसिक विकार थे और एक व्यवहारात्मक विकार था, तो हमें उसको बताना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये आ रहे हैं, ठीक है। फिर 10 नंबर का आ जाता है आरटी वाला, जो हमारा एनईपी वाला है ना, तो वो पार्ट बहुत ईजी लगेगा आपको, बहुत आसान था। क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से बनाया, अब एनईपी इतना सही है ना, अब उसमें क्वेश्चन कहाँ से बनाया, जो कल की शिफ्ट में थे, आज की सुबह की शिफ्ट में थे, सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे कैसे क्वेश्चन है, टीचर के लिए कितने घंटे हैं, 45 घंटे हैं, कितने घंटे काम करेगा, प्राइमरी में 200 घंटे करेगा, अपर प्राइमरी में 220 घंटे करेगा, कितना रेशियो है टीचर का, तो 130 है, ऊपर प्राइमरी पे 135 है। तो कुछ ये क्वेश्चन है। बट यस अगर आपको एनईपी में ही कुछ करना है तो आप जो है वो जो धाराएं है ना, उसमें एनईपी में कितनी धाराएं हैं वो कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब वो भी भाई कुछ सोच करके बैठे हैं ना, बोर्ड वाले हैं थोड़े हाई लेवल के सोचेंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो धाराओं में से क्वेश्चन निकालें, धाराओं में पे ही वो जाएंगे। क्योंकि आज एक धारा पूछी थी, बट वो तीसरी धारा थी, मतलब स्टार्टिंग में ही पहले में ही एनईपी का मतलब नाम दिया हुआ है, आरटी का पूरा नाम, फुल फॉर्म वगैरह, क्या काम है क्या नहीं, उसमें से ही क्वेश्चन पूछ दिया। बट यस ये बिल्कुल है, जो आगे आने वाली शिफ्ट है वो डीप में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डीप धाराओं में से डेफिनेटली आ सकता है। तो एनईपी के पार्ट के लिए वैसे आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा, बट डेफिनेटली उसकी रिवीजन करके भी जरूर जाना, ठीक है। तो ये पार्ट आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत जल्दी से हो गया था, डायरेक्ट आंसर थे इनके। फिर इसके बाद जो पार्ट आता है वो हमारा लीडरशिप वाला, करिकुलम वाला, लीडरशिप वाला। तो डायरेक्टली लीडरशिप से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्टली इन द सेंस कि आपको ना सिचुएशन दी हुई है, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा आप लीडरशिप लगाओगे। कि जैसे कि मान लो आपको हस्तक्षेप थोड़ा बहुत करना है, लिटिल बिट हस्तक्षेप करना है, और आपको ऐसे करके काम करवाना है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी जो नेतृत्व है कौन सा सही रहेगा, हस्तक्षेप वाला सही रहेगा, लेजस फेयर सही रहेगा, और डेमोक्रेटिक सही रहेगा, ऑथेंटिक सही रहेगा, मीन्स कौन सा रहेगा वो आपको बताना है। तो इसी तरीके के 3 क्वेश्चन थे जिसमें लीडरशिप का टाइप आपको बताना है, कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर आप बताओगे उसमें से कि कौन सी लीडरशिप सही रहेगी, ठीक है। फिर आपको पूछा होता है कि एज अ अध्यापक, मीन्स आप एक अध्यापक हो, आप अध्यापक नहीं, आप प्रधानाचार्य हो, आप प्रिंसिपल हो, तो आपकी भूमिका एडमिनिस्ट्रेटिव की भी रहती है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी क्या भूमिका रहेगी स्कूल में, आपकी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्या भूमिका रहेगी वो आपको बताना है। फिर एक क्वेश्चन था करिकुलम में से ही कि ये आपको पता होगा ओवर्ट करिकुलम क्या होता है, मीन छुपा हुआ जो करिकुलम होता है वो क्या होता है। डायरेक्ट ही इसका क्वेश्चन था कि छुपा हुआ करिकुलम क्या होता है, एक क्वेश्चन ये था। और इसके बाद 10 नंबर का हमारा पार्ट बचता है करिकुलम और ये लीडरशिप का मिला के ही इसमें। तो करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन था
कि मीन्स कि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा एनवायरनमेंट दोगे, तो मतलब उसमें था रचनावाद था, यथार्थवाद था, व्यवहारवाद था, तो आई गेस कि रचनात्मक सबसे अच्छा होगा, तो मैंने तो वो लगाया है। बाकी वो आपकी चॉइस है। मीन्स आपको एनवायरनमेंट दिए जाएंगे, मतलब आपके अब जनरल क्वेश्चन है कि मतलब कैसे आप उनमें कैसे करोगे, वो क्वेश्चन है डायरेक्ट कि मतलब कैसे एनवायरनमेंट में, कौन सा एनवायरनमेंट बच्चों के लिए अच्छा है, किस एनवायरनमेंट में बच्चे सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं, कहाँ पे बच्चों को करके देखने का ज़्यादा मिलेगा। तो आप खुद से नहीं सोचोगे, आपको 4 सिचुएशन दी हुई है, आप उसमें से सोचोगे कि हाँ इन चारों में ही वो बेस्ट हो सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेडागोजी का पार्ट भी खत्म होता है। फिर इसके बाद आती है हमारी इंग्लिश। तो इस इंग्लिश में पहले जो थी वो हल्की सी थी ग्रामर, उसमें अनसीन पैसेज नहीं था, अब आपको अनसीन पैसेज मिलेगा और बहुत ही अजीब सा ही पैसेज था, बट डेफिनेटली कर लोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैसेज मिलेगा, उसमें से 5 नंबर का आपके पैसेज में से पूछा जाएगा। और यस, जो रिमझिम हमारी बुक है, जैसे उसमें पूछा जा रहा है इंग्लिश की मैरीगोल्ड में, उसमें से चैप्टर के नाम नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहे हैं, हिंदी में डेफिनेटली आ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहे हैं। अभी हिंदी पे बात करेंगे। तो इंग्लिश में आपसे 5 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर है आपके एक्टिव पैसिव 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ पे नरेशन के भी हैं 2 से 3 क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और जो सेम जो चीज़ें थी वहाँ पे थोड़े थोड़े नंबर में ज़्यादा है। यहाँ पे आपका सिनोनियम्स भी है और एंटोनियम्स भी है, वन वर्ड एक भी नहीं था, और यहाँ पे फ्रेजल वर्ब भी थी। ठीक है, तो ये 20 नंबर की थी हमारी इंग्लिश। फिर था हिंदी का पार्ट डेफिनेटली रिमझिम। अभी क्या है, अभी कल के पार्ट में आ गया तो हमें पता चल गया कि वो आ रहे हैं, तो हमने कहानियों के फटाफट से नाम पढ़ लिए, कौन सी कहानी किसकी पढ़ ली। बट भाई वो भी अब बैठे हैं ना पेपर लेने ही, वो भी स्मार्ट हैं। अब उन्होंने आज क्या दिया है, चैप्टर के बीच में से दिया है। अगर जिसने समरी भी पढ़ी होगी ना तो भी वो ही शायद ही कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे था, क्वेश्चन एक आया था, एक है दान का दाम कुछ करके कहानी है ना 5वीं क्लास में, तो उसमें था कि ये किसने किससे कहा। आपको एक लाइन दी गई थी और उसमें था ये किसने किससे कहा। तो अगर आप समरी भी पढ़ लोगे तो भी काम नहीं चलेगा, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये किसने किससे कहा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था। और एक खिलौने वाला एक 5वीं क्लास की कहानी है, उसमें से ये आया था कि 2-3 लाइनें दी गई थी आपसे और पूछा था कि 5th क्लास की कौन सी किताब का में से कौन सी कहानी का है। तो 4 ऑप्शन थे, खिलौने वाला, ईदगाह, बिशन की दिलेरी, और एक था जहाँ चाह वहाँ रहा, 5वीं क्लास का। तो आपको उसमें से बताना था। तो डेफिनेटली रिमझिम तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, जो भी अभी हो, जो आप सुन रहे हो, आपके पास अब टाइम भी है, तो आप क्या कर सकते हो, 1st to 5th की एनसीईआरटी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। और अगर समरी पढ़नी है तो आपको समरी तो डेफिनेटली कर ही लो, नहीं तो आप चैप्टर के अंदर से भी पढ़ लो, क्योंकि चैप्टर के अंदर से लाइनें उठा के आपसे पूछ रहे हैं किसने किसको बोला है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आगे वाले में ये जो चांसेस है थोड़ा सा और डीप में आने का हो जाए, बढ़ जाए वो। ठीक है, तो डेफिनेटली उसको कर लेना। और हिंदी बाकी जो थी बहुत इजी थी, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया। संधि का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, समास भी नहीं था। कारक में आपको गलत बताना था कि कारक में से जैसे कर्ता ने कर्म को करण से आपादान का आपको दे दिया में पर, तो कौन सा गलत है, तो आपको गलत वाला चूज करना है। सेम आपको मुहावरा भी एक भी नहीं था, लोकोक्ति भी एक भी नहीं थी, और पर्यायवाची सब ये सब इसमें ही हमको मतलब चूज करके बताना था। ठीक है, और ऐसा कुछ इंग्लिश का मुझे टॉपिक नहीं मिला जो आपको हाँ प्रिपेयर करना ही चाहिए, नहीं था। वचन बदलो, लिंग बदलो में से ही आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था कि आप इसको प्रिपेयर करो ही करो, नहीं था ऐसा कोई भी टॉपिक। हिंदी बहुत सिंपल थी। ठीक है, फिर इंग्लिश हिंदी हो गया। इसके बाद आते हैं मैथ्स। तो मैथ्स तो आप लोग सुन ही रहे हो कि मैथ्स बहुत आसान आ रही है। तो येस, मैथ्स बहुत आसान आ रही है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इतनी कैलकुलेटिव भी नहीं है, 5th क्लास तक की मैथ्स आ रही है। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन लगा लो कि आज ही के पेपर में था कि जो पॉइंट मतलब 3 to 5 है, मिलीलीटर है, लीटर में चेंज करो तो 0.3 to 5 हो जाएगा, समथिंग ऐसे मिलीलीटर में चेंज करने वाला। फिर एक क्वेश्चन था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा, ये बताना था। फिर एक आपके पास है कि आपके पास 21 लीटर तेल है। ठीक है, 21 लीटर आपके पास टोटल तेल है और उसमें 3 to 5 है, 3 to 5 करके था, हाँ 3 to 5 यही डिजिट थी आई गेस, हाँ 3 to 5, 357 सॉरी 357 थी, मीन्स कुछ ऐसी करके डिजिट थी, 3 to 5 ही थी। और आपको बताना था कि क्या ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। मीन्स कि 21 लीटर तेल में 3 to 5 वाले मिलीलीटर वाली से कितनी कैनें भरी जा सकती हैं, ऐसे क्वेश्चन था। आपसे पूछा था एक, वो तो इतने सिंपल क्वेश्चन थे, पूछा था एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका आपको एरिया दिया हुआ है, आप परिमाप निकाल दो, तो आप ऊंचाई निकाल करके परिमाप निकाल दोगे। फिर आपको दिया हुआ है कि एक आपको घनाभ दिया हुआ है और उसकी 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी आप निकाल लोगे। मीन्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अब लास्ट में बचती है हमारी ईवीएस। भाई ईवीएस तो बस पूछो मत, आपको पता चल ही रहा है ईवीएस आ रही है टफ, ईवीएस का लेवल थोड़ा सा हाई आ रहा है।
और देखो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमारी एनसीईआरटी की बुक में से हैं, तो वो पूछ भी बहुत सिंपल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ रहे हैं। जैसे कि कुछ भी ले लो, अब जैसे एकदम से याद नहीं आ रहा, अब जैसे कि मान लो हाथी जो है कितना पत्ते खाता है, तो हाथी एक दिन में डैश पत्ते खाता है, यानी 100 किलो पत्ते खाता है। सिंपल है, अगर ये एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत सिंपल है। बट कुछ क्वेश्चन ना पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं और उनको घुमा के भी पूछ रहे हैं। मीन्स अगर आप चाहो ना कि उनको अटेंड करो या सही से तुक्का लगाओ कि आप सही कर लो, तो भी उसके सही होने के चांसेस बहुत गलत है। तो उनको कैसे पूछ रहे हैं, जैसे कि कुछ सोडियम को लेकर के क्वेश्चन था कि सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जो है पानी में नहीं रख सकते, है ना, तो उसको कहाँ रखा जाता है, जल में नहीं रखे जा सकता, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। मीन्स दोनों उसके बारे में चीज़ ठीक है, क्योंकि पता है क्या करता है, वो हवा में भी आग पकड़ लेगा ऑक्सीजन से, और जल में भी वो ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन वहाँ पे आग पकड़ लेता है, तो उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लेकिन ऑप्शन क्या है, आपको एक तर्क दे रखा है, फिर दूसरा तर्क दे रखा है, फिर ऑप्शन इस तरीके से है कि पहला सही है दूसरा गलत है, पहला दूसरा सही है पहला गलत है, दोनों ही गलत है दोनों ही सही है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। फिर एक तरीके के क्वेश्चन क्या दिए, क्वेश्चन तो अलग है ही, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में वो आपको मिलेंगे ही नहीं जो वो पूछ रहे हैं, पर अगर आप सही भी करना चाहो तो कैसे दिए, हमें 4 आपको दे दिए कि ये जो है विषाणु विषाणु है, ये कवक है, ये प्रोटोजो है, तो सिर्फ 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी ई ठीक है, ए बी सी ठीक है, डी बी ओ ठीक है, ए मतलब इस तरीके से उसमें भी कंफ्यूजन है कि सिर्फ 2 ही ठीक है या कोई एक ही ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। सो ओवरऑल आप इस रिव्यू को पढ़ने के बाद आई होप मैंने बहुत डिटेल में दिया है, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा, आई एम श्योर, क्योंकि बहुत अच्छे से बता दिया आपको किस तरीके से कैसे पेपर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई करेगा तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर सकते हो सारे ही पार्ट। बाकी ईवीएस पे भी काम करना छोड़ देना, क्योंकि अगर ईवीएस को करने बैठोगे ना फिर बाकी सब पे वर्क नहीं कर पाओगे, वो छोड़ दोगे। और बाकी जो ईवीएस के वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो आपके हाथ में है भी नहीं, क्योंकि आप एनसीईआरटी तो करके गई हो ना, तो एनसीईआरटी के बाहर के जो क्वेश्चन है वो आपके हाथ में है ही नहीं। डेफिनेटली एनसीईआरटी वाले तो आप ठीक ही करोगे। ठीक है, कौन सी जनजाति है वहाँ जो लद्दाख में रहती है, नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपने पढ़ा होगा, आराम से कर लोगे। बट जो आपके हाथ में ही नहीं हो उनके पीछे भागोगे तो वो जो आता होगा ना वो भी रह जाएगा। ठीक है, तो यही था आज के पेपर का रिव्यू। सो आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।